शेयर होल्डर्स फंड में सेकंड सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस डायरेक्टली कंटेंट पे आएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से आ रहे हैं। कैपिटल रिजर्व आ रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आ रहा है। ये आपको याद होने चाहिए, एडवांटेज पे रहेंगे। सीक्वेंस जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में होना चाहिए। मेजर हेड्स और सब हेड्स के इंपॉर्टेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कंटेंट्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, तो फ्यू क्या आप याद कर लो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, इसमें मेजर हेड्स और सब हेड्स ऑर्डर में पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदर रिजर्व, सरप्लस। सरप्लस तो आपका बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीरियड है। अब जो बातें हम सुन चुके हैं ऑलरेडी, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम सुन चुके हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स जो हमने इशू किए थे प्रीमियम पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक हम सुन चुके हैं बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो आपके स्टेट मतलब ये नेट प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्या है ये और कुछ नहीं, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स। अदर रिजर्व तो किसी भी नाम से हो सकते हैं। कैपिटल रिजर्व भी हाँ थोड़ा बहुत हमने सुना हुआ है सर, कि हमने शेयर्स में पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, और जब हम री इशू करते थे, री इशू पे जो प्रॉफिट होता था उसका प्रॉफिट भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। इतना ही पता होना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए। बट सर बाकी के तो हमने नाम भी नहीं सुने। क्या होता है ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्या होता है ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या होता है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या होता है ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। प्लीज यार आंख बंद करके याद नहीं करना, आंख बंद करके याद नहीं करना। तो एक बारी बस मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, आपको एक मीनिंग लिखने को नहीं आ सकता, तो यू डोंट हैव टू लर्न द डेफिनेशन बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। कि मैं पूछूं आपसे कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आप बोल रहे हो बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है, बस इतना ही पता है मुझे। अरे मैं पूछ रहा हूं क्या होता है, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कहाँ दिखाते हैं, लेकिन एग्जाम में इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज कहाँ दिखाते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग एज वेल। एक एक करके करेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मीनिंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, उससे आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इट इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपका काम नहीं है रोज का, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। और तो उसका काम क्या है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व एक ऐसा होता है, मतलब एक कंटेक्स्ट में समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट अवेलेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना लास्ट स्टेप होता है। पहले पहले अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीट करो, फिर अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीट करो। कह रहे हो गए सारे खर्चे पूरे, फिर कह रहे टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करो, कह रहे वो भी हो गया। कह रहे आप जो बचा है ना उसमें से आप देखते हैं डिविडेंड कितना देना, आप डिविडेंड दे दो। तो डिविडेंड लास्ट चीज होती है, तो जो चीज डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है मतलब वो ऊपर कहीं भी यूज हो सकती है। तो कोई चीज अगर मैं बोलता हूँ ना दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो कहने का मतलब होता है कि आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ये उतना फ्री है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन है इसका मतलब दैट प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हर जगह यूज नहीं हो सकता, कहीं कहीं हो सकता है। तो आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। और कहां से क्रिएट होता है कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये हमें पता है, फॉरफिटेड शेयर्स, गेन ऑन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब हम बिजनेस टेक ओवर करते थे तो इफ द परचेज कंसिडरेशन वाज लेस देन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो जो प्रॉफिट होता था वो कहां जाता था, कैपिटल रिजर्व में। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं, नेट एसेट्स। क्लियर, ये तो पता था। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बस एक बार ही मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन आपको कोई कैपिटल रिडेम्पशन करनी थी, कोई लॉन्ग टर्म पेमेंट करनी थी जो कि आपको पहले से पता है,
आपको पहले से पता है कि इतने टाइम बाद ना मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, प्लान्ड है, फिर उसके लिए पहले से रिजर्व क्रिएट करके चलो ना। एकदम से अगर बिजनेस में से पैसा निकला तो दिक्कत हो सकती है ना। बिजनेस आपने शेयर्स इशू ही क्यों करे थे? पैसे रेज करने के लिए। आपने प्लान करा है 5 साल बाद ना हम कुछ बायबैक कर लेंगे, तो बायबैक कर लेंगे तो मतलब शेयर्स बायबैक करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। अब प्लान्ड है अगर, तो भाई साहब बिजनेस में से एकदम से पैसे नहीं निकाल सकते, लॉ कहता है, क्योंकि अब पब्लिक मनी भी इन्वेस्टेड है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर पता है कि आपने कुछ कैपिटल रिडेम्पशन करनी है, रीपेमेंट करनी है, जब मैं अपने शेयर्स खुद खरीद रहा हूँ वापस, तो पैसे मैं दूंगा ना, कंपनी हूं मैं, तो मेरे लिए एक तरह से रीपेमेंट है। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कैप शेयर्स को बायबैक करना। बट अगर आप शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं, उसके लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है। Capital redemption reserve is a reserve created when a company purchases its own shares out of the free reserves or securities premium. Securities premium section 52 subsection 2 क्या कहता है? It can be used to buy back its own shares. तो उसमें से अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है तो पहले आप उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए। Section 69, subsection 1 of Companies Act requires that a sum equal to the face value of shares so purchased shall be transferred to capital redemption reserve। कि आपको जितने शेयर्स बायबैक करने हैं पहले उसका रिजर्व क्रिएट करके दिखाओ। और रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? बिना प्रॉफिट के तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब आप पहले प्रूव करो कि भाई इतने पैसे हम कमा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कैपिटल यूज कर रहे हो, जो पैसा आपने कोई एसेट बेच के करा, ना 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 ना, प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट होगा, और उतना रिजर्व क्रिएट होगा जितनी फेस वैल्यू है, जितने शेयर्स आप बायबैक करना चाहते हो उतने की। लॉजिक है, लॉजिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस चैप्टर में बार बार बस ये समझाऊंगा कि समझें इस बात को कि एक होता है कि बेसिक प्रायोरिटी क्या है हमारी, कि वो ये पूछेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ आएगा, तो वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो चीजें ऐड कर रहे हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सर 50% क्लियर है विद अंडरस्टैंडिंग, बाकी 50% तो मुझे ये भी नहीं पता कि प्लेस कहाँ करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ फिर फायदा क्या इतनी बातों का। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए कि सब प्लेस कहाँ करते हैं वो आपको 100% पता होना चाहिए। मीनिंग आप एक एडवांटेज पे आ जाएंगे, वो सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ आएगा, इतनी सी बात पता होनी चाहिए। मीनिंग पता हो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ चल रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम करने हैं तो फिर उसके लिए भी आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। शेयर्स बायबैक करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, तो शेयर्स आपको अपने शेयर्स खुद खरीदने हैं। प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स आप चाहो तो बायबैक कर सकते हो, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो एक टाइम के लिए आपने इशू करें, आप उसके टाइम के बाद आपको पैसे देने ही देने हैं। उसके लिए पहले रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व is a reserve which has been created either to buy back own shares or to redeem preference shares. Securities premium please, मुझे securities premium बताना पड़े तो आप ही कुछ मत करना। डिवेंचर मैं नहीं बता रहा बेसिकली। तो इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस अबव द फेस वैल्यू, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ मीनिंग नहीं, आपको तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 पूरा याद होना चाहिए अब तक। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है कि अगर आपको शेयर्स बाय बैक करने हैं या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है। ऐसे ही डिबेंचर्स, डिबेंचर भी तो एक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। आपको पता है कि आपको इतने टाइम के बाद पैसे वापस करने ही करने हैं। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 रेड विद रूल 18 सब रूल 7 ऐसा कुछ है, जिसमें वो कहता है कि आपको डीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है। जब तक आप रिजर्व क्रिएट नहीं कर लेंगे सफिशिएंट रिजर्व, तो आप रिडेम्पशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 रेड विद रूल 18 सब रूल 7 पार्ट बी भी है। Debenture redemption reserve is a reserve created by the amount prescribed. Amount prescribed please, वो आपके अभी काम की बात नहीं है कि 50% of the face value DRR create करना चाहिए, that is immaterial point। DRR क्या है? Debenture redemption के लिए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सेक्शन 71 सबसेक्शन
4 ने बोला। कितना करना है वो रूल 18 सब रूल 7 सब पार्ट डी ने बोला। ये रिडेम्पशन में डिस्कस करेंगे, वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ मीनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेजेंटेशन कोर्स में है कि ये कहाँ शो करता है। डीआरआर कहाँ शो करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया वेयर विल यू शो डीआरआर, तो मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसे आंसर दिया जाएगा। तो कॉलम बनता है आइटम, मेजर हेड, सब हेड। ओके, रिवैल्यूएशन रिजर्व आप पार्टनरशिप पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, तो रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। इनकी वैल्यू कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, तो पहले से हम रिजर्व क्रिएट करके चल रहे हैं। इट इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रेडिटेड, अगर उनकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एक क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। वैल्यू चेंज नहीं करते, रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट देयर बुक वैल्यू। वो तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप उनको ऐसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो आप एक साइमल्टेनियसली रिजर्व क्रिएट करके चल रहे हो। यार मार्केट में ना वैल्यू इसकी बहुत अलग है, कह रहा है इसको तो चेंज नहीं कर सकते, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है एसेट शुड बी शोन एट द प्राइस व्हिच हैज बीन पेड टू एक्वायर देम, नॉट एट देयर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो लेकिन वो काफी गिर गई है, कह रहा कोई बात नहीं, आप एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दो, ताकि आप पहले से अपना, अगर डाउनवर्ड है तो डेबिट आइटम होगा, एक बैलेंस पड़ा हुआ है कि आप पहले से अपना लॉस माने बैठे हो, कल को बेचोगे तो लॉस होगा ना, कह रहा पहले से मैंने उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। वो कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए नहीं। तो revaluation reserve is a reserve which is created by the upward revision of the book value of an asset. It is debited when there is a downward revision. ठीक है जी, कोई भी आपका होगा। The amount standing to the credit, तो अगर मतलब आपके upward revision की वैल्यू बढ़ गई तो do not anticipate gains, तो आप एसेट की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते। कह रहे चलो ठीक है, फिर अलग से एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि मैंने लैंड दिखा रखी है 50 लाख की, कह रहा भाई साहब 2 करोड़ की हो गई है। कह रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते, आप एक अलग से रिजर्व क्रिएट करके चलो, ताकि आपको पता हो कि भैया इतना तो मेरा बेनिफिट होगा जब मैं एसेट को बेचूंगा, जो कि चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आएंगे। बट आपने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट कर दिया कि आपको पता है, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा ना बिजनेस में कि भैया 50 लाख के तो मेरी लैंड है, 1,50,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो कल को बेचूंगा तो 2 करोड़ रुपए आएंगे। तो जब वो बेचेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसको जो एसेट को रिवैल्यूएशन रिजर्व अब यूटिलाइज हो जाएगा, वो आपका जनरल रिजर्व बन जाएगा जब आपने एसेट बेच दिया, उसके बाद वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर रहे हम, कंपनीज एक्ट का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो अब ये यूजेबल नहीं होता, अब ये यूजेबल नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए हम एसेट, वरना तो हम एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं ना, पार्टनरशिप में तो क्या होता है, हम एसेट को ही क्रेडिट कर देते हैं। तो हम एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहे, हम एसेट को क्रेडिट नहीं कर रहे, हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है। अकाउंटिंग इज फ्लेक्सिबल, तो अब एक चेंजेस आता है ना मार्क टू मार्केट, कि अगर कोई चीज फेयर प्रेजेंटेशन में हेल्प कर रही है तो इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो वो अलाउ करते हैं। ये प्रॉफिट्स अभी यूजेबल नहीं जब तक एसेट बिक ना जाए, जब तक एसेट बिक ना जाए जनरेट थोड़ी ना हुए हैं, तो यस इट इज इन अ सेंस वायलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, बट सो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा है, मैं एसेट्स बेचूं या ना बेचूं, मैं तो सारे रिवैल्यू कर देता हूं, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो हो गया वायलेट। तो कुछ सिचुएशंस में वो चीजें करी जाती, ठीक है ना, सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू कैन बी प्रेजेंट, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए वो करा जाता है, फ्लेक्सिबल उतना है। अब जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पे डिविडेंड और इशू बोनस शेयर्स, कह रहा है अभी नहीं यूज कर सकते इसे, आप जब हो जाएगा प्रॉफिट तब हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्लियर। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से देखेंगे। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग किस चीज से रिलेटेड है, ईसॉप, ईसॉप, ईसॉप सर ये क्या होता है, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्लान, सुनने पे ध्यान देंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। ये चैप्टर आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रॉन्ग करेगा अकाउंटिंग की कंपनीज के टर्म्स में। कितनी सारी टर्म्स आपने नहीं सुनी होंगी, जो धीरे धीरे, आप तो फिर भी कंपनी अकाउंट्स करके आए हो, तो थोड़ी सी आपके अभी अभी नॉलेज ऑलरेडी है, अदरवाइज तो मैं बता रहा हूँ ग्रीक होती हैं आदि चीजें, तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप पड़ी होती है ज्यादा से ज्यादा, वो तो इंटर रिलेटेड थी, कंपनी अकाउंट्स के टर्म्स ही अलग है। तो ध्यान से सुनेंगे, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देती है कि वो डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स खरीद सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी उसको कहते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। क्या कहते हैं उसको? वेस्टिंग कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एक है कि आप 5 साल हमारे साथ अगर जॉब करोगे तो 5 साल के बाद ये शेयर आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। कि फॉर एग्जांपल एक शेयर है 500 रुपए का और आपको मिलेगा 200 रुपए का, ठीक है ना? तो कितना डिस्काउंट दिया? 300 पर शेयर डिस्काउंट दे रहा हूं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। बट कंडीशन क्या है? 5 साल आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय टू स्टे विद द कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। यस और नो? तो कंपनी ने कंडीशन डाली, जो भी हो गई उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। आपने वो फुलफिल कर दी तो यू विल हैव एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट। उसके बाद भी आपकी मर्जी है, कह रहा नहीं चाहिए मुझे शेयर्स, हर बंदा नहीं लेना चाहता, क्यों दूं मैं 200 रुपए, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता। जबकि कोई रिस्क नहीं है, वो चीज ऑलरेडी काफी हाई रेट पे चल रही है, आप खरीदते ही बेच सकते हो। बट उसमें भी कुछ कंपनीज में लॉक इन पीरियड होता है कि ऐसा नहीं कि खरीदते ही बेच दोगे। मैं कह रहा हूं छोड़ो उसको, कंपनी एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे रही है डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स खरीदने की, खरीदे या ना खरीदे उनकी मर्जी। तो जब ये ऑप्शन दिया तो क्या कंपनी को पता होगा कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज करना ऑप्शन मतलब उन्होंने अवेल कर लिया, तो क्या कंपनी को पता होगा कितने लोग ये ऑप्शन अवेल करेंगे? नहीं पता होगा। तो लेकिन उन्हें ये तो पता है कि अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, 5। उन्होंने उनको क्या ऑफर कर दिया है, 200। 300 रुपए पर शेयर डिस्काउंट, लॉस होना ही होना है। तो वो 300 रुपए का आप इसे रिजर्व क्रिएट करके चलो, जो डिफरेंस है किसमें, मार्केट वैल्यू और आपने जो प्राइस ऑफर करा है, जितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को उतना आपका लॉस होगा पर शेयर। उसके लिए अभी से रिजर्व क्रिएट करो। सर अगर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा तो उसके बाद ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे, वेस्टिंग पीरियड हो गया जी खत्म, उसके बाद उनको टाइम दिया जाता है कि भैया आपके पास 15 दिन है, 1 महीना है, खरीदना चाहते हो खरीद लो, वरना ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो अगर उन्होंने कर लिया तो जो लॉस हुआ उसके लिए आप पहले से रिजर्व क्रिएट करे बैठे थे। उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा तो फिर ये जो शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अभी उनको ऑप्शन दे रखा है, अभी ये पीरियड खत्म नहीं हुआ है, अभी अवेल नहीं हुआ है, तो आपको ये रिजर्व में पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा तो या तो डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो ये यूज हो जाएगा, नहीं तो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आपके इक्विटी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में पैसे पड़े हुए हैं, इसका मतलब आपने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ वेस्टिंग कंडीशन है जो फुलफिल करनी है, अभी वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, तब तक ये पैसा रिजर्व में पड़ा रहेगा। अब यार ये टेक्निकल बातें होती हैं, बट मैं कह रहा हूँ यही तो आपकी नॉलेज एनहांस करेंगी। कहाँ आता है? वो तो 10 सेकंड का काम है। सर इतना अजीब सा आइटम है, कैसे ही बोलेंगे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, काम खत्म। यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम खत्म, बट सिर्फ इतना मत रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, जब हमने अब तक नहीं करा तो अब कौन सी आफत आ गई है? कोई आए ठीक है ना, सर प्री बोर्ड, अरे हाँ प्री बोर्ड आएगा बेटा, बट प्लीज अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, रिपोर्ट फिर आएगा। ठीक है ना? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज अ रिजर्व टू विच द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस चल रहा था 500 रुपए, आपने अपने एम्प्लॉइज को ऑफर किया 300 रुपए में, जो भी डिफरेंस है, जितना डिस्काउंट ऑफर किया उतना आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, क्रेडिटेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब वो तो ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जैसे तुम्हें सब कुछ पता ही है कि हो क्या रहा है। तो वेस्टिंग पीरियड अब शायद थोड़ा रिलेट कर पाओ कि वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं कि आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो अब जैसे वेस्टिंग कंडीशन हो गई कि आपको 5 साल हमारे साथ जॉब करनी पड़ेगी, तो वेस्टिंग पीरियड होता है दैट पीरियड रिक्वायर्ड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन। तो अगर कंडीशन थी 5 साल तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 5 years। टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, बाकी
बाकी बाकी क्या, बाकी में क्या ही बताऊं मैं आपको। अदर रिजर्व्स तो कुछ भी हो सकता है, अदर रिजर्व हो सकता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अदर रिजर्व हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अदर रिजर्व हो सकता है टैक्स रिजर्व, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। कोई भी रिजर्व है तो वो यहाँ आ जाएगा। काम की बातें आपको बता दी, याद आपको सारे होने चाहिए। तो बेसिक फर्स्ट प्रायोरिटी मत भूलना कभी। अदर रिजर्व्स यहाँ पे आ ही रहे होंगे एग्जाम्पल, ये रहे जैसे अदर रिजर्व्स में क्या है, वर्कमैन, ये इंपॉर्टेंट है, बता दी ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, और एक और रिजर्व एग्जाम में आता है टैक्स रिजर्व। तो टैक्स रिजर्व अलग आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अलग आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, टैक्स रिजर्व्स अदर रिजर्व्स में आता है। मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस।